चलिए बच्चों स्टार्ट करें हम कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न करता है, रेगुलेट करता है कंपनीज को। इसमें 470 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की, और कंपनी की पहले वो डेफिनेशन लेते हैं जो एक्ट में गिवन है। सेक्शन 2 क्लोज 20 में कहता है कंपनी मीन्स ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। कह रहा है 2013 के एक्ट वाली भी कंपनी है, उससे पहले वाले भी। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी 1956 में बनी, कोई कंपनी 1912 के ऑर्डिनेंस में बनी, कोई 1882 में बनी। एग्जांपल भी दिया मैंने, जैसे रिलायंस और टाटा, तो वो भी कंपनी है। ऐसा नहीं है कि नया कंपनीज एक्ट आ जाएगा तो कंपनी उसके दायरे से बाहर हो जाएंगी। यानी कि ऑल न्यू कंपनीज अंडर दिस एक्ट और ऑल द एग्जिस्टिंग कंपनी बिफोर दिस एक्ट ऑल विल बी कवर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है बात? अब कंपनी का वो मतलब जो हम बचपन से स्कूल्स में पढ़ते आए हैं, और ये भी लिखना है पेपर में आए तो, एग्जाम में कंपनी की डेफिनेशन है तो पहले वो लिखना, सेक्शन 2 क्लोज 20 फिर ये लिखना। कंपनी मीन्स आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी एंड कॉमन सील इफ एनी। पहली फीचर क्या होगी? आर्टिफिशियल जुडिशियल। आर्टिफिशियल मतलब नेचुरल नहीं है, बट जुडिशियल मतलब लीगल है। नेचुरल नहीं है फिर भी लीगल है। सेकंड, सेपरेट लीगल एंटिटी बहुत बार आता है, इसको आपको याद है, इसको हम कॉर्पोरेट विल भी बोलते हैं। सोलोमन में यही बताया गया था कि कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर डायरेक्टर अलग है। कंपनी के मेंबर डायरेक्टर को कंपनी के काम के लिए लायबल ठहराया नहीं जा सकता। जैसे एग्जांपल देखिए, एक XYZ प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है जिसने लोन लिया है 50 लाख का, डिफॉल्ट हो गया तो क्या शेयर होल्डर लायबल है? कौन लायबल है? कंपनी। ए मेंबर, ये लाइन जरूर लिख के आना, ए मेंबर कांट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी एक्ट और डेट ऑफ कंपनी इवन ही वर्चुअली होल्ड द एंटायर शेयर। कह रहा कहने को चाहे 100% शेयर ही उसके पास क्यों ना हो। इन द आईज ऑफ लॉ कंपनीज हैविंग लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड कैन बी वाइंड अप ओनली बाय लॉ। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी शैल गो ऑन फॉर एवर। लिमिटेड लायबिलिटी जनरली लिमिटेड होती है, लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय, वो मैं भी टाइप्स ऑफ कंपनीज में बताऊंगा डिटेल में। कॉमन सील, कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। देखिए अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने साइन कर दिया और सील लगा दी तो ये कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर माना जाएगा, राइट। और आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, कॉमन सील आज की डेट में वैसे कंपलसरी नहीं है, बट रिकमेंडेड है कि आप यूज कीजिए इसको, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, उसके अंदर ROC, और ऑनलाइन इसकी वेबसाइट क्या थी? चलिए ये मेरा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी बेस्ड भी और केस बेस्ड भी, दोनों क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं। टाइप ऑफ कंपनीज, पहली है बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन और स्ट्रक्चर। देखो बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन 3 तरह की कंपनी होती है, चार्टर्ड, स्पेशल, रजिस्टर्ड। चार्टर्ड कंपनीज को हम क्राउन कंपनी भी बोलते थे, ये पुराने जमाने में होती थी, जो आपके देश के चार्टर के द्वारा या आपके देश के किंग एंड क्वीन के द्वारा बनाई जाती थी। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी बनाई जाती थी दूसरे देशों में जाकर आप बिजनेस भी करें और स्ट्रॉन्ग करके उसकी इकोनॉमी पे कंट्रोल करके राज भी करें। दिस इज नोन एज चार्टर्ड कंपनी। फिर देश आजाद होते चले गए, फिर सरकार ने कहा कुछ ना स्पेशल कंपनी भी बनानी चाहिए, एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट दिया गया, कुछ स्टैचू पास करके, कुछ कानून पास करके, स्पेशल एक्ट पास करके कंपनी बनाई गई। जैसे LIC एक्ट से LIC बनाएगी, SBI से SBI बनाया गया, RBI से RBI बनाया गया, और UTI एक्ट से UTI बनाया गया। और थर्ड जो आप लोग हम लोग सब बनाते हैं, रजिस्टर्ड कंपनी, एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस, रिलायंस, टाटा, ये सब क्या है? रजिस्टर्ड कंपनी। क्लियर है बात?
तो क्राउन कंपनी किंग क्वीन बनाते थे, स्पेशल कंपनी गवर्नमेंट एक्ट पास करके बना सकती है, और थर्ड रजिस्टर्ड कंपनी कोई भी बना सकता है। बेस्ड ऑन मेंबरशिप इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी। प्राइवेट कंपनी, ए कंपनी विच हैज a minimum paid up capital as we prescribe and which by its article, तीन चीजें करती है आर्टिकल से। पहला, रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ, जनरली आप शेयर ट्रांसफर नहीं करते, करने हैं तो प्राइवेटली करने हैं। सेकंड, रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे, बट इसकी कुछ एक्सेप्शन है। ज्वाइंट ओनर को हम एक मानेंगे, एक्स इंप्लॉय और इंप्लॉय को कवर। एक्स इंप्लॉय का मतलब है जो शेयर लेते समय इंप्लॉय था, ये नहीं कि एक आदमी आपका इंप्लॉय था छोड़ गया, आज उसने शेयर लिया, उसको तो काउंट करेंगे। इसके ऊपर केस भी है बुक में। एंड थर्ड, ब्रह्मास्त्र में याद है आप सबने पूछा था जो। एंड थर्ड, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर, ये पब्लिक को ऑफर नहीं दे सकते। एक्स नंबर 200 रहेंगे, ज्वाइंट शेयर होल्डर को एक मानेंगे, एम्प्लॉय एक्स एम्प्लॉय कवर नहीं हो। ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया था। अदर पॉइंट्स, मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब है, जो आज की डेट में प्रिस्क्राइब नहीं है। नेम के एंड में लिखा जाएगा प्राइवेट लिमिटेड, मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम 2, मिनिमम डायरेक्टर मैक्सिमम, और प्राइवेट लिमिटेड जनरली शेयर इशू नहीं कर सकती, प्राइवेटली कर सकती है। इसको हाँ इस तरीके से बोलते हैं, पब्लिक में नहीं कर सकती। पब्लिक में देन कम पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मींस एनी कंपनी व्हिच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे प्रिस्क्राइब एंड व्हिच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। मतलब वो तीन डिसीजन, ये शेयर इशू कर सकती, ट्रांसफर कर सकती, 200 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, और पब्लिक ऑफर। फीचर्स, कोई कैपिटल इसमें भी नहीं है। मिनिमम, मिनिमम मेंबर 7, मैक्सिमम नो लिमिट, मिनिमम डायरेक्टर मैक्सिमम नेम के पीछे। और ये स्पेशल नोट, अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है तो उसको पब्लिक कंपनी माना। सब्सिडियरी की चर्चा अभी 5-7 मिनट में करेंगे। ओपीसी, एक ऐसी कंपनी जिसका एक ही मेंबर है, मिनिमम भी वही है और मैक्सिमम भी वही है, और ये हमेशा प्राइवेट कंपनी होती है और हमेशा स्मॉल कंपनी होती है, और इसकी मिनिमम कैपिटल नहीं है। इसके एंड में क्या लिखा होता है, ओपीसी प्राइवेट, बट इसमें एक थोड़ा सा लूप होल है, आपको एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। जो नॉमिनी मेंबर की डेथ के समय मेंबर बन जाएगा और वो एक नया नॉमिनी अपॉइंट करेगा। बट इसमें कुछ अच्छे पॉइंट है, आप किसी को नॉमिनी बनाकर हटा सकते हो, नॉमिनी खुद छोड़ के जा सकता है। और ओपीसी हमेशा स्मॉल कंपनी होती है। ओपीसी का कन्वर्जन याद है किस तरीके से होता है? ओपीसी का कन्वर्जन या तो वॉलंटरी आप करोगे जब वो स्मॉल नहीं रहेगी, नहीं उल्टा बोला है, वॉलंटरी 2 साल तक नहीं कर सकते, 2 साल से पहले तभी कर सकते हो जब वो टर्नओवर या कैपिटल बढ़ जाए, मतलब वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या कहती है कैपिटल टर्नओवर के बारे में? स्मॉल कंपनी कौन सी जिसकी कैपिटल किससे ज्यादा ना हो? 4 करोड़ से, टर्नओवर। चलिए गुड। पब्लिक कंपनी के फर्दर 2 टाइप है, लिस्टेड और लिस्टेड, जिसकी सिक्योरिटीज अवेलेबल है स्टॉक एक्सचेंज पर सेल परचेज के लिए वो लिस्टेड है, जिसकी सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पर वो अनलिस्टेड है। और प्राइवेट कंपनी का भी लिस्टेड, क्यों? तो शेयर इशू नहीं करती तो कैसे लिस्टेड होगी? बेस्ड ऑन लायबिलिटी, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलिए। लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड। लिमिटेड में लो लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी में भी दो, हैविंग शेयर, नॉट हैविंग शेयर। पहले लिमिटेड बाय शेयर। एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर वो है जिसकी लायबिलिटी है अनपेड अमाउंट ऑन, अगर शेयर पर कुछ पैसा देना अभी बाकी है, अगर शेयर फुल्ली पेड अप है तो कोई लायबिलिटी नहीं है। और अगर हम बात करें पार्टली पेड की तो जितना अमाउंट अनपेड है वो लायबिलिटी रहेगी। और ये लायबिलिटी कब मनाई जा सकती है? कभी भी। दिस लायबिलिटी कैन बी कॉल्ड अप एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी में अप टू द अमाउंट गिवन इन अंडरटेकिंग, जितना आपने लिखकर दिया है और उतना ही मंगवाया जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात है, ये सिर्फ वाइंडिंग अप के समय मंगवाया। सर ये पैसा आता कहां से? इनिशियली सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में इस तरीके से आता है। इसका एक डिफरेंस लिखवाया था, बुक में होगा या नोटबुक में होगा, उसको अच्छे से पढ़ लेना, आ सकता है। अनलिमिटेड इज द मोस्ट रिस्की फॉर्म ऑफ बिजनेस। लायबिलिटी कंपनी हम क्यों बनाते हैं? लिमिटेड के चक्कर में। और आपने क्या लायबिलिटी बना ली? अनलिमिटेड में जितना मर्जी पैसा आपसे मंगवाया, बट इसकी भी कंडीशन है जितनी लायबिलिटी है उससे ज्यादा नहीं मंगवाया जा सकता।
और ये कब मंगवाया जा सकता है? वाइंडिंग अप के समय। कब मंगवाया जाता है? जाना यहां तक? बेस्ड ऑन कंट्रोल 3 है, होल्डिंग, सब्सिडियरी और एसोसिएट। होल्डिंग वो कौन सी होती है? होल्डिंग का इन्होंने बड़ा शानदार सा डेफिनेशन मीनिंग बता रखा है। एक कंपनी इज होल्डिंग इन रिलेशन टू वन और टू कंपनी, जो उसकी सब्सिडियरी है। जो उसकी क्या है? सब्सिडियरी मतलब एक कंपनी जिसमें दूसरी कंपनी, मतलब होल्डिंग, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंट्रोल द हाफ ऑफ द शेयर कैपिटल, मोर देन हाफ। मतलब कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन पर, अपनी इच्छा पर किसी को भी निकाल सकता हूं और अपॉइंट कर सकता हूं। और मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रोलिंग पावर का मतलब है अगर शेयर है तो हाफ ऑफ द शेयर, मतलब 50% से ज्यादा शेयर, नहीं तो 50% से ज्यादा वोटिंग पावर। ये है बात? ये देखिए, अगर शेयर है तो मोर देन 50%, नहीं तो मोर देन 50% वोटिंग राइट। और कंट्रोल डायरेक्टली भी होता है और इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली में एग्जांपल दिया, एच के पास एस के 52% शेयर है। इनडायरेक्टली में क्या दिया? एबीसी के बाद एक्सवाईजेड के शेयर है 60 और एक्सवाईजेड के बाद पी क्यू आर के 55। तो पी क्यू आर पे एक्सवाईजेड के साथ साथ ए बी सी का भी कंट्रोल है। और एक और दिया था आपको इस तरीके से, याद है? आपकी कंपनी है 60% वाली, आपकी सब्सिडियरी एक 55 वाली, और वो दोनों मिलकर किसी पे 55 कर रही हैं, तो वो भी आपकी कंट्रोल में आएगी। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कंट्रोल। एक रक्स है, देखना एक बारी। जिसका कंट्रोल है वो होल्डिंग है, जिसके ऊपर कंट्रोल है वो एसोसिएट। एक कंपनी जिसमें दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स जेवी। जेवी मतलब जॉइंट वेंचर, जो मिलकर काम कर रही हैं। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है 20% से ज्यादा। किससे ज्यादा? 20 या 20 से ज्यादा, मत 50 से, क्योंकि 50 पे क्या बन जाएगी वो? सब्सिडियरी। ये देखिए, 0 से 20 तक कोई रिलेशन नहीं है, 20 से 50 तक एसोसिएट है, 50 से ऊपर होल्डिंग है, और 100 पे WOS, होली ओन्ड सब्सिडियरी। क्लियर है बात? याद आया नहीं आया? जिन्होंने पढ़ा होगा तो याद आया होगा, नहीं पढ़ा तो नहीं आया होगा। जॉइंट वेंचर, जो वहां पर दो और दो कंपनी इकट्ठी आती है किसी प्रोजेक्ट के लिए, टाटा स्टारबक्स। स्मॉल कंपनी ऑलरेडी डिस्कस्ड, टर्नओवर की लिमिट 40 करोड़ और कैपिटल की जो बाद में 40 और 400 हो सकती। और पब्लिक कंपनी कभी स्मॉल कंपनी नहीं होती। और 3 एप्लीकेबिलिटी और है। होल्डिंग सब्सिडियरी पे स्मॉल का प्रोविजन नहीं लगेगा, सेक्शन 8 पे एनपीओ पे नहीं लगेगा, और लिस्टेड पे नहीं लगेगा। डन है बच्चे? नेक्स्ट डेट कौन सी है? आई थिंक टोटल में से कराया होगा ना ये इकट्ठा, है ना? क्या नेक्स्ट टॉपिक है आपकी नोटबुक में? ये है ना? देख नहीं सकता? कर लेते हैं विश्वास। गवर्नमेंट कंपनी एक कंपनी होती है जहां पर 51% और मोर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट एंड जॉइंटली बाय, और याद रखना 51 है पेड अप। अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा जहां पे 50 पॉइंट समथिंग लिया था तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी। और अगर गवर्नमेंट की सब्सिडियरी है उसको भी क्या मानेंगे? क्या बताओ ना, गवर्नमेंट की सब्सिडियरी को क्या मानेंगे? नींद में बेचारा। देखिए क्वेश्चन याद है, वाला करवाया था हरियाणा पंजाब वाला। मुझे कम से कम 50% कौन सी? पेड अप चाहिए। क्या चाहिए? पेड अप। और फॉरेन कंपनी याद है? फॉरेन कंपनी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, चाहे एजेंट के थ्रू, चाहे फिजिकली, चाहे ऑनलाइन, प्लस वो इंडिया में क्या कर रही है?
बिजनेस। देखिए, रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड कंडक्ट एनी बिजनेस इन डायरेक्टली और चाहे फिजिकली चाहे, ये 2-3 एग्जांपल है, देखिए एक बारी बच्चे। अब बात करते हैं एनपीओ की। यस, एनपीओ कर ले बेटे, सेक्शन 8 कंपनी। मैंने आपको मोटा मोटा बताया था इंडिया में 3 तरीके हैं एनजीओ चलाने के। ट्रस्ट बना लो, ट्रस्ट एक्ट में सोसाइटी बना लो, या सबसे बड़ा है सेक्शन 8 कंपनी। 3 बातों में इसका मीनिंग हम लिखना चाहेंगे। बेटे पानी की बोतल देना। पहला, इट प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, आर्ट, स्पोर्ट्स, साइंस, एजुकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, प्लस अप्लाई द प्रॉफिट इन प्रमोटिंग द ऑब्जेक्ट, प्लस मतलब किसी ऑब्जेक्ट के लिए अपना पैसा उसी ऑब्जेक्ट में लगाएगी और अपना डिविडेंड नहीं बांटेगी। चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी की। कंपनी अंत की तरफ जा रही है। इन्वेस्टमेंट कंपनी जिस कंपनी का पर्पस है क्लाइंट के बिहाफ पर इन्वेस्ट करना अलग अलग काइंड ऑफ सिक्योरिटीज में और सिक्योरिटीज के बिहाफ पर इनकम कमाकर देना। प्रोड्यूसर कंपनी इकलौता सेक्शन जो अभी तक कंपनीज एक्ट 1956 वाला चल रहा है। ये कहता है जहां पर सारे मेंबर जो है ना वो प्रोड्यूसर है या प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन है। जब आप इंडिविजुअल हो तो आप प्रोड्यूसर हो, जब आप कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड हो लिमिटेड हो तो आप इंस्टीट्यूशन हो। कौन आप? इंस्टीट्यूशन। क्लियर बात यहां तक? टाइप ऑफ, मैंने कुछ ना छोटे मोटे 1-2 टाइप, निधि, गवर्नमेंट, वो लास्ट में करवा रखे, वो वहां पर आएंगे। मेनली यही है। ठीक है, क्लियर है बात? जोश बनाए रखें, होश में रहें। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल होती है द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द वे ऑफ शेयर्स। हम ना कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में बांटते हैं, जिसे शेयर बोलते हैं, और उस कैपिटल को शेयर कैपिटल। इट कैन बी इशूड फॉर कैश और कंसीडरेशन अदर देन कैश। इस पे आएगा तो स्टेट क्वेश्चन। कैपिटल का मीनिंग और 5 टाइप जो होते हैं। 5 टाइप कौन कौन से होते हैं? ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप। ऑथोराइज, मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकती है, वो कैपिटल जिससे कंपनी रजिस्टर्ड है और कंपनी के एमओए में लिखा हुआ है, एमओए के कैपिटल क्लोज में लिखा हुआ है। क्या कंपनी ऑथोराइज से ज्यादा इशू कर सकती है? नहीं। सेकंड, इशूड, इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज जो पब्लिक को ऑफर किया जाता है और टाइम टू टाइम ऑफर कर सकते हैं, एक बारी करना जरूरी नहीं है। ये ऑथोराइज के इक्वल या उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। देन सब्सक्राइब, कैपिटल जो आपने इशू की, जितना पब्लिक को आपने ऑफर दिया और उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, ये ज्यादा हो सकता है। देयर कैन बी फुल सब्सक्रिप्शन, बराबर। अंडर मतलब कम एप्लीकेशन आई, ओवर मतलब ज्यादा। ओवर में वैसे आप क्या करते हैं अकाउंट्स में? प्रो राटा करते हैं। देन कॉल्ड अप, जब आप पैसा इकट्ठा नहीं मंगाते, इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं, तो जितनी कॉल्स आपने मंगवाई, जितना पैसा आपने मंगवाया वो कॉल्ड अप है, और जितना आपके पास आया वो पेड अप है। कॉल्ड अप से ज्यादा आ सकता है कॉल्स इन एडवांस की फॉर्म में आ सकता है, और कम भी आता है कॉल्स इन एरर की फॉर्म। राइट। देन शेयर्स, कैपिटल का सबसे छोटा डिनोमिनेशन क्या है? शेयर। इट्स ए राइट, इट्स ए ओनरशिप, इसको डिविडेंड मिलता है। 2 तरीके के शेयर होते हैं, एक होते हैं कॉमन शेयर इक्विटी वाले, एक होते हैं स्पेशल प्रेफरेंस वाले। देखो इक्विटी शेयर की डेफिनेशन में तो सिंपल लिख दिया गया, इक्विटी शेयर आर दोज शेयर विच आर नॉट, और प्रेफरेंस में लिखा गया वो शेयर जिनमें 2 तरह की प्रेफरेंस है। पहली प्रेफरेंस एज टू डिविडेंड, डिविडेंड मिलेगा इनको पहले मिलेगा, बचेगा तो इक्विटी को मिलेगा। और इंटरेस्टिंग बात है, इनमें रेट भी फिक्स होता है जनरली, या तो फिक्स अमाउंट या फिक्स रेट। ज्यादातर आपको रेट वाले दिखेंगे 15%, 16%। और सेकंड रिटर्न एज टू कैपिटल, अगर कंपनी कल को वाइंड अप में जाएगी तो पहले पैसा चुकाया जाएगा, वापस दिया जाएगा प्रेफरेंस का, उसके बाद कुछ बचेगा तो इक्विटी का। चलिए आप बुक में देखेंगे तो पहला टॉपिक है वैसे मेरा, एप्लीकेबिलिटी कहां है? याद कीजिए, मैंने कहा था कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है हर एक कंपनी पर, प्लस हर एक बैंकिंग कंपनी पर अगर वो इनकंसिस्टेंट नहीं है बैंकिंग रेगुलेशन से, हर एक इलेक्ट्रिसिटी पर अगर वो इनकंसिस्टेंट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी से एक्ट से,
और हर एक इंश्योरेंस पर अगर वो इंश्योरेंस एक्ट से IRDAI से इनकंसिस्टेंट नहीं है, या फिर एनी अदर कंपनी जो स्पेशल एक्ट वाली है LIC वगैरह, या फिर कोई भी कंपनी या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट डालना चाहे, राइट? क्लियर है बात? अच्छा, आपने LLP में पढ़ा था कंपनीज एक्ट लग सकता है LLP पे, वो यहां से भी लग सकता है, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट चाहे तो बॉडी कॉर्पोरेट पे लगा सकते, तो यहां पे लिख दिया उस बात को, ठीक है? चलिए डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। किसकी बात? कंपनी के दो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, MOA और MOA संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, एओ उसका सबऑर्डिनेट। देखो आप हिरार्की देखो, सबसे बड़ा है कंपनीज एक्ट, फिर आपके आता है MOA, फिर आपके आते हैं AOA। MOA कंपनी का चार्टर है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कंपनी का स्कोप पावर बताता है, और इंटरेस्टिंग बात है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इवन AOA भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और कोई भी ऑनलाइन इसको चेक कर सकता है, और आप वो काम नहीं कर सकते। मेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में एक एग्जांपल देता है कि MOA के बाहर किया गया काम अल्ट्रा वायरस है, और इसके ऊपर मेरे पास डॉक्ट्राइन भी है, अभी पढ़ेंगे। मान लो आपकी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में, आपकी कंपनी के ऑब्जेक्ट में लिखा गया आप रेस्टोरेंट का काम करेंगे, तो क्या आप कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं? करना है तो पहले ऑब्जेक्ट चेंज कराओ। क्या चेंज कराओ? ऑब्जेक्ट। एनी एक्ट बियॉन्ड द कंपनी, एनी एक्ट बियॉन्ड द पावर्स ऑफ कंपनी, और यू कैन से एनी एक्ट बियॉन्ड द MOA इज अल्ट्रा वायरस। MOA क्यों बनाते हैं? 3 पर्पस है। पहला, ये ऑब्जेक्ट बताता है, स्कोप बताता है। सेकंड, ये शेयर होल्डर को, क्रेडिटर को बताता है कि हमारी कंपनी की पावर्स क्या है, क्या काम हम करते हैं। थर्ड, ये शेयर होल्डर को बताता है कि आपका पैसा कहां पर यूज किया जा रहा है, और पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप चेक कर सकते। MOA के फॉर्मेट आपके पास गिवन है, टेबल A से लेकर E तक। A में क्या है? लिमिटेड बाय, B का क्या है? नॉट हैविंग शेयर, C का गारंटी एंड शेयर, D का अनलिमिटेड, E का अनलिमिटेड हैविंग शेयर। जब भी क्वेश्चन आए ना, ये याद करो, लिख के आना साथ में, ये अच्छे नंबर देगा ये। MOA के कितने क्लोज हैं? 6। नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, नेम क्लोज में नाम लिखा होता है अलोंग विद लास्ट नेम। लास्ट नेम का मतलब OPC है, लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज को हम सिचुएशन क्लोज भी बोलते हैं, इसमें सिर्फ आपका स्टेट लिखा होता है, एड्रेस पूरा नहीं लिखा होता। ऑब्जेक्ट क्लोज में आपका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, क्या पावर्स है आपकी। लायबिलिटी क्लोज में लायबिलिटी लिमिटेड बाय लायबिलिटी है, अनलिमिटेड है, वो सारा लिखा होगा। बाय गारंटी है, वो भी लिखा होगा। कैपिटल में, कैपिटल में कौन सी कैपिटल होगी? ऑथराइज या इशूड? ऑथराइज, इशूड नहीं होगी। एंड लास्ट, एसोसिएशन में सब्सक्राइबर, जो इनिशियल शेयर होल्डर हैं, जिन्होंने पैसा लगाया, उनका नाम और साइन होंगे। और OPC में 7वां क्लोज होता है, इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनेशन क्लोज में नॉमिनी की डिटेल होती है। अच्छा, मान लो क्वेश्चन पूछे मेमोरेंडम की क्लोज, तो आप 6 बताएंगे। क्वेश्चन पूछे मेमोरेंडम OPC का है, उसके क्लोज, तो आप कितने बताएंगे? 7। नॉर्मल 6 नंबर के क्वेश्चन में 7वां बताने की आवश्यकता आपकी श्रद्धा है, लिखना चाहो नंबर नहीं मिलेंगे उसके एक्स्ट्रा, नंबर तो पहले ही पूरे हो जाएंगे। प्रिंटिंग एंड सिग्नेचर ऑफ MOA को प्रिंट कराना है, साइन करेंगे कम से कम 7 पर्सन, प्राइवेट में 2 पर्सन, और OPC में 1 पर्सन। AOA क्या है? जो बताता है करना कैसे है। MOA ऑब्जेक्ट बताता है कैसे करेंगे, AOA बताता है रूल्स एंड बायलॉज। ये MOA का क्या है? सबऑर्डिनेट। ये बताता है कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी के जितने भी डायरेक्टर हैं, ऑफिसर हैं, उनको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसके भी बच्चे 6 फॉर्मेट है, FGIJ। F किसका है? लिमिटेड बाय शेयर, G लिमिटेड बाय शेयर एंड, और लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर, H गारंटी नो शेयर कैपिटल, I अनलिमिटेड, एंड J अनलिमिटेड एंड नॉट हैविंग शेयर। ये सीक्वेंस रट्टा ना मारना, मैंने बताया था, थोड़ा सा हिल रहा है, बच्चे ने एक याद कर लेते हैं। मैं बिल्कुल याद है, बच्चा कहता है मैंने कैसे याद किया, कह रहा मैंने सीक्वेंस याद कर लिया है, वहां पे लूंगा ABCD, वहां से कर लूंगा 5 आगे वाले, यहां से कर लूंगा। सीक्वेंस बदल रहा है बीच में, पता नहीं क्या सोच के बनाया, वैसे वो आसान बना सकते थे, पता नहीं मूड खराब होगा उस बच्चे का क्यों, बंदे का, क्या तो उसकी वाइफ ने उसको चाय ना पिलाई हो सकता है, ब्रेड ना मिले हो। However, article should not contain any rule जो कॉन्ट्रावेंट करे, अदरवाइज इट मे कंटेन एनी रूल। डिफरेंस ना मेरे पास दोबारा भी आ रहा है, मैं दूसरा डिफरेंस बड़ा है वो पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चे। प्रमोटर,
प्रमोटर हु कंसीव द आइडिया, जनरेट द आइडिया, टेक द नेसेसरी स्टेप्स, और वो बनाता है। लेकिन इसकी ना एक लीगल डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए। पहला, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर लिखा है, या फिर जो कंपनी के कंट्रोल करता है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्ट, चाहे शेयर होल्डर चाहे डायरेक्टर या अदरवाइज। और थर्ड, जिसकी एडवाइस पर डायरेक्शन पर सब काम, बट इन दोनों की एक्सेप्शन थी, प्रोफेशनल कैपेसिटी। अगर सीए कंपनी बना रहा है मेंबर बन के, तो वो मेंबर है, प्रमोटर है, बट वो सिर्फ सीए की कैपेसिटी में गाइड कर रहा है, तो वो प्रमोटर नहीं, वो क्या है, प्रोफेशनल। ये एग्जांपल आप देख लेना बच्चे। देखो मैं रिवीजन में लेके जा रहा हूं इसको, इसका मतलब नहीं कि घर जाके पढ़ना नहीं है, मैं वैसे बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है, फिर भी मैं बता रहा हूं एक एक एग्जांपल पढ़ना है। लो की बुक तो नोटबुक बहुत जरूरी है, जो अगर आपने लिखा है तो वो बहुत अच्छा लिखा है, वो और आपने अपने हाथ से लिखा है, वो चीज जल्दी समझ आएगी। और एग्जांपल बहुत सारे हैं, इसको कवर करना है एक बार, ठीक है? ठीक है। कंपनी बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इसको मैंने अलग से कराया था, वैसे बता देता हूं, इनकॉर्पोरेशन अलग से कराऊंगा बाद में। कंपनी, पब्लिक कंपनी में 7 या 7 से ज्यादा लोग, प्राइवेट में 3 और सॉरी 2 या 2 से ज्यादा, और ओपीसी में 1, फॉर एनी लॉफुल बिजनेस। इनकॉर्पोरेशन को मैंने यहां से नहीं करना है, मेरे अलग नोट्स हैं, दिखाऊंगा अभी, ठीक है? एक बार यहां तक पढ़े।
चलिए भाइयों और बहनों, आगे ध्यान दीजिए। बस बहुत हो गया, आगे बढ़िए। पहले से भी ज्यादा नींबू की शक्ति के साथ आगे ध्यान दो। वो वॉशिंग पाउडर निर्मा थोड़ी होता है, विम बार होता है वो घड़ी है भाई। तुम्हारे सारे ना सब कुछ मिक्स हो रखे हैं। निर्मा से आए। हाँ है क्या, है ना, ये सुनता है। चलिए अब 5 मिनट का ब्रेक लेके एनर्जी आ चुकी है। जिनमें नहीं आए बेटे शांत बैठे, शांत। अब टॉपिक है कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल इज नथिंग बट सेपरेट लीगल, कि कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर डायरेक्टर और मेंबर डायरेक्टर को लायबल नहीं ठहराया। इसके ऊपर एक बड़ा शानदार लैंडमार्क केस है, सोलोमन वर्सेस। सोलोमन एक शू बिजनेस का व्यापारी था, प्रोप्राइटरशिप में उसने एक कंपनी बनाई, सोलोमन कंपनी। उसने 7 मेंबर रखे, खुद को, एक अपनी वाइफ को, अपनी डॉटर और 4। वाइफ और डॉटर एक ही थी, बच्चे 4 थे, याद रखना, मिक्स ना कर देना। पर 7 हो गए ना, एक खुद, एक इकलौती वाइफ। अरे वाइफ और डॉटर एक एक थी, लड़के 4 थे। अरे समझे नहीं, बंदे के बेटे 4 थे, पर बेटी कितनी थी? और दुर्भाग्य से वाइफ भी कितनी थी? एक। वैसे तो सौभाग्य हो ना ये तो उसका। हाँ, पता नहीं, वो तो किस्मत है अपनी अपनी, है ना। क्यों भाई तुषार, ये कहां था बीच में? चलिए, 7 मेंबर थे, 7 शेयर होल्डर, और शेयर भी इशू किए गए और डिबेंचर भी इशू किए गए। और इंटरेस्टिंगली डिबेंचर सिक्योर्ड इशू किए। कौन से किए गए? तो यानी कि सोलोमन खुद क्या है, शेयर होल्डर भी है और सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर भी है। अब कुछ टाइम बाद कंपनी लॉस में चलेगी, कंपनी पैसे नहीं दे जा पा रही, तो अब कंपनी ने कहा चलो वाइंड अप करके पैसे बांटते हैं। अब कंपनी ने पैसे बांटना शुरू किए, सबसे ऊपर नाम था सोलोमन का खुद का, क्योंकि वो कहता है सिक्योर्ड डिबेंचर। उसके पैसे उतारे, पैसे खत्म हो गए, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे उनको पैसे मिले नहीं। अब वो कह रहे तो पागल बनाने वाली बात होगी, कोर्ट में चले गए। कह रहे भैया देखो, इसने खुद को पैसे दिए, हमें तो दिए नहीं। उन्होंने कहा खुद तो एक ही है, कंपनी भी खुद है, सोलोमन भी एक ही है, अलग अलग नहीं है। बट कोर्ट ने क्या कहा, नहीं, ये कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड और ये सोलोमन है, ये मेंबर भी है, शेयर होल्डर भी है, डायरेक्टर भी है और डिबेंचर होल्डर भी है, बट ये कंपनी नहीं है। एज पर रूल कंपनी को पहले पेमेंट करनी है सिक्योर डिबेंचर को, जो कि ये है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य गलत नहीं है। इसमें पहली बार हेल्ड किया गया कि आपके मेंबर के पास चाहे ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, उसको पर्सनली लायबल नहीं ठहराया। लोगों ने कहा चलो डिबेंचर होल्डर है ना, शेयर होल्डर भी है, डिबेंचर होल्डर को पैसे दे दे, शेयर होल्डर दे दे। वो कहता है शेयर होल्डर क्यों देगा, सेपरेट लीगल एंटिटी है, शेयर होल्डर पैसे नहीं देगा। तो जितने भी आपके क्वेश्चन है ना सेपरेट लीगल एंटिटी का, ये रेफरेंस जरूर देना। ए मेंबर एंड कंपनी आर डिफरेंट इवन इफ मेंबर होल्ड द ऑलमोस्ट एंटायर शेयर। है ना बच्चे, डन है? मानते हैं ना लिफ्टिंग करके, वही तो बता रहा हूं, वही तो एक्सेप्शन है। अब वो ना कोर्ट को देखना है कि वो उसको सोलोमन वाली कैटेगरी में डालना चाहता है या लिफ्टिंग वाले में। देखो फ्रॉड होने से नहीं फ्रॉड प्रूव होता, इंटेंशन से प्रूव होता है, देखा जाएगा किया गया है या नहीं किया गया। अब आपके लोगों को लगता है सोलोमन ने जान के किया, पर जो इसको जस्टिफाई करते हो कहते क्या एक्चुअल में लॉस हो गया हो यार, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो सबूत के आधार पर निकलेगा काम। तो देखिए, तो इनका क्वेश्चन है कि लोग फ्रॉड करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो उनकी हम लिफ्टिंग कर देंगे, विल की क्या कर देंगे, लिफ्टिंग, पर्दा हम हटा देंगे, और पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। यस बेटे, डिपेंड करता है ना मार्क्स के ऊपर। अगर खाली लिखा है खाली सेपरेट एंटिटी एक्सप्लेन करो, केस में तो सिर्फ उसका फैक्ट बता दो कि इन सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी कोर्ट हेल्ड दैट मेंबर एंड डायरेक्टर्स आर, मेंबर एंड कंपनी आर डिफरेंट, मेंबर कांट बी हेल्ड लेवल। उसको पूरा एक्सप्लेन क्यों करना है, फैक्ट में जाएगा ना वो, खाली सॉरी प्रोविजन में जाएगा ना, और फैक्ट तो आप अपने केस का लोगे, फिर कंक्लूजन दोगे। पूरा केस इनका कहना है कि ये बताएं कि 4 बेटे 1 बेटी, वो स्टेट क्वेश्चन में आएगा।
मैंने भी तो वही कहा है, मैंने कुछ और कहा, मैंने कुछ और बोला है। ये ना नहीं सुनो, इसे ना क्वेश्चन पहले तैयार कर लिया, मेरे को ये बोलना है, ये भूलना चाहूँ वो लेके बैठी। अब मैंने जो बोला इसके कानों में गया ही नहीं वो, कि सर ने वो बोल दिया है ना, ये पहले करिए, ये रट्टा मारती, ऐसे तो बोलूंगा, ऐसे तो बोलूंगा, ऐसे तो बोलूंगा। बट सुन तो लिया, अगर मैं भी वही बोल रहा हूं, ठीक बात है। फर्स्ट लिफ्टिंग जो बड़ा पॉपुलर केस है, सर दिनशा मानिकजी पैडिट, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। दिनशा मानिकजी पैडिट वाज रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री। उसकी बहुत सारी इनकम थी, डिविडेंड और इंटरेस्ट की। अब उसको कोई कंसल्टेंट होगा, आजादी से पहले केस है तो सीए तो थे नहीं उस समय, तो वैसे वो सीए बनना चाहता होगा, जैसे उसने सलाह दी है, समझ सकता हूं मैं। उसने क्या किया, 4 कंपनी बना ली और सारे डिविडेंड इंटरेस्ट उस कंपनी में ले लिए, ताकि अपना इनकम टैक्स बच जाए। एक तो इनकम 4 जगह पे डिवाइड हो जाएगी, और बाद में वही पैसा लोन की फॉर्म में अपने आप, मतलब रास्ता घुमा लिया। पहले पैसा ऐसे आ रहा था, अब 4 जगह से घूम के आ रहा है और टैक्स बच रहा है। एक दिन इनकम टैक्स वालों को पता चल गया, उन्होंने डिटेल स्टडी किया, उन्होंने कहा भाई साहब पर्दा हमने हटाया, चारों कंपनी का पर्दा उठाया, आप पीछे बैठे हुए थे, तो आप जिम्मेवार हो, ये इनकम आपकी इनकम में जुड़ेगी और आपको टैक्स देना पड़ेगा, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब ऐसा केस आए, है ऐसा केस की 4, तो सिर्फ इसकी रेफरेंस देके इसका रिजल्ट बता दो और कुछ नहीं करना। ऐसे ही वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस रबर इंडस्ट्री, कंपनी को डिविडेंड की इनकम आती थी जिससे प्रॉफिट बढ़ता था और बोनस देना पड़ता था। कंपनी स्मार्ट निकली, कंपनी कह रही इस बार हम बोनस नहीं देंगे। कह रहे कैसे, एक नई कंपनी बनाओ, सारा डिविडेंड उधर डाल दो, ताकि हमारा रेवेन्यू साइड कम हो जाए और खर्चे ज्यादा हो जाए, हम लॉस में दिखा दें। जो कंपनी के वो थे, क्या नाम है, इंप्लॉइज, अच्छा वो इंप्लॉइज को नहीं पता कि डिविडेंड आया नहीं आया, उनको समझ आ गई हर साल बोनस मिलता है, इस साल क्यों नहीं मिला। उन्हें केस कर दिया। जब कोर्ट में डॉक्यूमेंट स्टडी की गई तो पता चला एक फर्जी कंपनी बनाई गई जिसका काम क्या है, देखो दूसरी कंपनी में डिविडेंड लेना गलत नहीं है, बट काम भी तो हो, सिर्फ कंपनी का काम क्या था, डिविडेंड लेना। और क्यों, ताकि बांटना ना पड़े। बोनस देना आपका लीगल ड्यूटी है, राइट भी नहीं है, तो आपको देना पड़ेगा। आज हमारे देश में पता है कितने लेबर लॉज है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, दुनिया भर के कानून है। तो उस समय भी इन्होंने लगाया, अभी देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कंपनी क्या है, नकली है, क्या है, राइट। अगला, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एन एजेंट। एक कंपनी थी, उसने टेंडर अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया, ब्लैक लिस्ट होगी किसी वजह से, उसने जानबूझ के नई कंपनी बनाई, अलग रास्ते से अपनी सब्सिडरी बनाई और अप्लाई कर दी। तो उन्होंने कहा जब आपको नहीं मिला तो आपकी सब्सिडरी को भी, क्योंकि देखो बात ये नहीं कि सब्सिडरी बनाना गलत है, आज तक क्यों नहीं थी और कोई काम क्यों नहीं करती, सिर्फ वही टेंडर को अप्लाई किया। ये तो इसको वो शैम बोलते हैं ना, मतलब नकली है ना, ये तो फ्रॉड है, फोर्ज है पूरा, समझ रहे बात को। एंड देन फ्रॉड पर्पस, गिलफर्ड मोटर वर्सेस ऑन, याद है कैसे, गिलफर्ड मोटर का एम्प्लॉई एच, उसको उसका कॉन्ट्रैक्ट है, नौकरी छोड़ने के बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है एम्प्लॉई सॉरी क्लाइंट सॉलिसिट नहीं करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, उसने छोड़ दिया। उसमें एग्रीमेंट लिखा था कि वो नहीं करेगा, वो स्मार्ट निकला, उसने अपने दोस्त के डॉक्यूमेंट लिए, अपने वाइफ के डॉक्यूमेंट लिए, कंपनी बना ली, उनको कुछ नहीं दिया, बना दिया बस, और खुद ही काम चला रहा है, सारे कस्टमर टूट गए। अब गिलफर्ड मोटर सोचिए कहां जा रहे कस्टमर, पता लगाया होन के पास जा रहे हैं, केस कर दिया, होन पहुंच गया डॉक्यूमेंट लेके, देखो जी मेरे नाम पे कुछ नहीं है, एग्रीमेंट तो मेरे नाम पे है। तो कोर्ट ने कहा पर्दे के पीछे तो आप ही हो, ये कस्टमर आपके थ्रू जा रहे हैं और हम मानेंगे कि आप ही सॉलिसिट कर रहे हो और आप अपने एग्रीमेंट का उल्लंघन कर रहे हो। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया ना, इंडायरेक्टली एग्रीमेंट तोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट आ गया, और कंपनी का मैटर है तो कंपनी आ गई, डन है। ये भी वैसे ये बड़ा केस है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आता है और कंपनी एक्ट भी। वो मेरे मुंह से कॉन्ट्रैक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट निकल जाता है क्योंकि हम वो पढ़ते हैं, बट ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, यूके का कॉन्ट्रैक्ट था ये। डायमंड कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर लिमिटेड, दो कंपनीज हैं, एक इंग्लैंड की और एक जर्मनी की है, मगर रजिस्टर किसमें, देखो प्राइमा फेसी अगर कंपनी इंग्लैंड में रजिस्टर तो उसको इंग्लैंड ही बोलेंगे, जर्मनी तो बोलेंगे नहीं। इंडिया में कंपनी रजिस्टर तो इंडियन बोलोगे ना, बट एक दिन युद्ध हो गया, क्या हो गया, पेमेंट रोक दी गई। अब जिस दिन पेमेंट रोक दी गई ना, उस दिन डिसाइड किया गया क्यों, डिटेल में जाओ, तो डिटेल में गए, कंपनी का शेयर होल्डर जर्मनी का, डायरेक्टर जर्मनी का, प्रोडक्ट जर्मनी का, और पैसा भी कहां जा रहा है, तो उन्होंने कहा यू आर आवर एलियन एनिमी और एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम आपके साथ काम। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस हुआ, कंपनी का हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का हुआ, एलियन एनिमी कंपनी कैसे हुआ, पर्दा हटाया ना, पर्दा तो हटा दिया ना, लिफ्टिंग तो किया बच्चे। चलिए 5 केसेस हो गए। आप वैसे ना पूरी संभावना है
सोलोमन पे और इन 5 में लिफ्टिंग पे या नॉर्मल कॉर्पोरेट विल में एक क्वेश्चन की स्टडी में आएगा ही आएगा, याद रखिए, तैयार रहना। और ये पूरे उसके फैक्ट उतने बताने जितने क्वेश्चन के लिए जरूरी है, जो मैंने बताया आपको भी। चलिए चैप्टर समाप्ति की ओर जा रहा है। पहले 3 डॉक्ट्राइन आते हैं बढ़िया से। कोई बच्चे डॉक्ट्राइन बोलते हैं, कोई बच्चे डॉक्ट्रिन बोलते हैं, है ना। आपको डॉक्ट्राइन बोलना समझ आए ना, एक कंसेप्ट समझ आना चाहिए। दिक्कत तो है कि कंसेप्ट ना आए किसी को, तो उसके वो चल जाएंगे, क्या चल जाएंगे, नंबर। आपने क्या बोला? हाँ अच्छा। एक है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायलेंस, दूसरा है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तीसरा है इंडोर। जब मैंने इंडोर बोला तो आपको खाली मैनेजमेंट बोलना था ना, आपने इंडोर मैनेजमेंट 8 घंटे से पहले ले सकते हैं। अल्ट्रावायलेंस जो बच्चा पढ़ता है और पूछता है ना, मैं चाहे 100 सवाल पूछता है, मैं उसको इग्नोर नहीं करता। जो नहीं पूछता मैं उसको इग्नोर करता हूं। तो आई कांट इग्नोर, है ना। ओके, पूछो पूछो पूछो, तू पूछ दे उसके भी आप पे। थोड़ी देर के लिए माइनर बन सकते हैं, थोड़ी देर के लिए कैसे माइनर बन सकते हैं? नकली आधार कार्ड बनवा लो, बन जाएगा। 17 का है, वाह। चलिए अल्ट्रावायलेंस, बियॉन्ड द पावर्स, बियॉन्ड द, और इंट्रावायलेंस विद इन द पावर। कह रहे एनी एक्ट विच इज अल्ट्रावायलेंस ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ मेमोरेंडम इज वॉइड एंड हैज नो बाइंडिंग। आपने अगर मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लोज के बाहर जाकर कोई भी कार्य किया है तो वो वॉइड माना जाएगा, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। और इन शॉर्ट इसको पॉजिटिव सेंस में बोले तो आप सिर्फ वही काम करेंगे जो आपके ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा है। रेटिफिकेशन, इसकी रेटिफिकेशन भी अलाउड, क्या यूनानिमस करो 100% करोगे तो भी अलाउड नहीं है। यहां पे ना 3 बातें मैंने बनाई थी, याद है आपको। ये एमओए को रेटिफाई नहीं कर सकते, डायरेक्टर का अल्ट्रावायलेंस रेटिफाई कर सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन से, एओए को भी करते हैं स्पेशल। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन? मोर देन 3/4 मतलब 75%, और ऑर्डिनरी मोर देन हाफ 50%, यूनानिमस 100%, एग्जैक्ट 100%। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है, कोई बता सकता है? ये नोटिस कहता है एमओए एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। कोई भी व्यक्ति कंपनी के साथ काम करने आ रहा है, बाद में ये नहीं कहता कि इसकी एमओए में पावर नहीं थी। ऑल्दो एमओए के बाहर करना गलत है, बट इस बात के लिए आप ऑब्जेक्शन नहीं करते क्योंकि आपको पढ़ के आना चाहिए था, और एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस और एक प्रिजम्पशन है कि आप पढ़ के आए हैं, राइट। बट इसकी एक इसकी इंप्लीकेशन क्या हुई? एक तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, और प्रिज्यूम कर लिया कि डीलिंग जो आप कर रहे हैं तो आप पढ़कर आए हैं। इंडोर मैनेजमेंट ऊपर वाले की क्या है? एक्सेप्शन। हर चीज तो नहीं पढ़ के आ सकता मैं। कंपनी की इंटरनल पॉलिसी क्या पढ़ी जा सकती है वो किसको पता होंगी, और उसमें कोई वॉल्यूशन होगा तो जिम्मेवार कौन होगा? कंपनी। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं। एक सर्टिफिकेट दिया गया शेयर का, उसमें एक ही साइन किए गए डायरेक्टर के। जब डिविडेंड मांगा कहते 2 चाहिए थे, तो 2 मुझे क्या पता 2 चाहिए थे, किसको पता होना चाहिए? कंपनी को। तो कोर्ट ने कहा उस समय कि भैया ये गलती आपकी है, शेयर होल्डर की नहीं है। तो यानी कि इंटरनल मैटर के लिए शेयर होल्डर जिम्मेवार, बट इसकी भी एक्सेप्शन है। पहला, आपको इरेगुलरिटी पता है, आपको पता है कि 2, अच्छा 2 होनी चाहिए, कंपनी का पार्ट है, बट कंपनी ने आपको बता रखा है 2 होनी चाहिए, फिर भी आप 1 करा के आगे। अब इसकी गलती है इसमें। और दूसरा, आपको डाउट हो रहा है, आपको लग रहा है जो बंदा आपके साथ डील कर रहा है ये तो अलाउड ही नहीं है, सस्पिशन हो रहा है आपको, तो आपको पूछ लेना चाहिए। और थर्ड, आप खुद ही फॉर्जी कर रहे हो, वो सर्टिफिकेट वैसे भी आपका नहीं था, आप खुद ही साइन करवा के किसी और का नकली सर्टिफिकेट लेकर आए हो, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। डन है बच्चे? अब ये डिफरेंस पढ़ता हूं, मैंने ऊपर कहा था नीचे पढ़ाऊंगा। पहले मीनिंग, एमओए का ऑब्जेक्टिव में पता पावर, स्कोप, ऑब्जेक्ट, एओए रूल्स रेगुलेशन, रिलेशनशिप। एमओए कंपनी का आउटसाइड वर्ड से रिलेशन क्रिएट करता है, एमओए इंटरनल से। पोजीशन, एमओए एक्ट का सबऑर्डिनेट है, एओए एमओए का सबऑर्डिनेट है। ऑल्ट्रेशन, एमओए में बहुत स्पेशल सर्कमस्टांस हो तभी हो सकती है, वो भी जनरली करते हैं। एओए कभी भी कर दो स्पेशल रेजोल्यूशन से। अल्ट्रावायलेंस, एमओए का अल्ट्रावायलेंस नल एंड वॉइड है, आप कर ही नहीं सकते। एओए को रेटिफाई कैसे? स्पेशल रेजोल्यूशन से। कुछ अदर्स एंड डोरमेंट याद है? एक कंपनी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए है, जिसके पास आईपीआर है, और जो इनएक्टिव है। इनएक्टिव मतलब डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करी, काम नहीं कर रही। इसमें हमने बताया था कि आपने कंपनी बनाई है, बड़ा फ्यूचर में करना चाहते हैं। निधि कंपनी जो गवर्नमेंट निधि बनाएगी,
ये जनरली मेंबर्स के बेनिफिट के लिए, पैसे के लिए बनाई जाती है कि उनका पैसा इकट्ठा किया जाए, जमा किया जाए और उनको लोन दिया जाए। एंड लास्ट है पीएफआई। सेक्शन 2 क्लोज 72 में गवर्नमेंट बताती है कौन कौन सी पीएफआई है। अभी 3 बताई गई हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी आईडीएफसी, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट एंड सच अदर जो गवर्नमेंट डालना चाहे। राइट, एक टॉपिक मेरा पेंडिंग है, इनकॉर्पोरेशन। कंपनी बना लेते हैं, चलिए ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, आपको डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या है? एमओए, एओए, ड्यूली साइन, डिक्लेरेशन सीएस एडवोकेट के द्वारा, डिक्लेरेशन हर एक पर्सन जो कि मैनेजर है, डायरेक्टर है, कि मैंने सब रिक्वायरमेंट फुलफिल की है। डिक्लेरेशन हर सब्सक्राइबर के द्वारा कि मैं कंपनी के किसी ऑफेंस में कन्विक्ट आज तक नहीं पाया गया, मैं किसी फ्रॉड का गिल्टी नहीं हूं और सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट एंड बेस्ट टू माई नॉलेज है। एड्रेस, सब्सक्राइबर की डिटेल, नेम, एड्रेस, पर्टिकुलर ऑफ इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट है तो अदर डॉक्यूमेंट, पैन, आधार, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट। सीआई इशू कर देंगे। सीआई इशू करते ही आपको ना सिन मिलेगा। सिन होता है 21 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल। कॉपी आपको मेंटेन करनी है जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं होगी। कंपनी के हेड ऑफिस में या अदर प्लेस में, जनरली हेड ऑफिस में डॉक्यूमेंट रखे जाएंगे और ये ड्यूटी रहेगी कंपनी सेक्रेटरी की। रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा? आप बॉडी कॉर्पोरेट बन जाओगे, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल। और एमओए एओए एक बार रजिस्टर्ड हो गए तो सब पर ये बाइंड हो जाएंगे, चाहे उन्होंने खुद बनाए हो, ऐसा माना जाएगा। कुछ अदर पॉइंट है ये सारे पता कौन से हैं? याद है 447, मैंने बताया फ्रॉड के सेक्शन है, AK47 बोलते हैं उसको, इतना डेंजरस है 440। अगर आपने फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया है, मेटेरियल फैक्ट छुपाए हैं, तो आपके अगेंस्ट एक्शन होगा फ्रॉड का। या कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट है, बाद में पता चला कि आपने इंफॉर्मेशन छुपा रखी है ऑलरेडी, कई बार ना 5 साल बाद पता चला कि कंपनी का नकली डिटेल है सारी, तो भी 447 में है। और इसके अलावा ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकती है इस केस में। कोई भी ऑर्डर जो उनको सही लगे वो डायरेक्ट करेगी कि आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, आपका नाम रिमूव कर सकती है, हटा सकती है, आपकी वाइंडिंग अप भी करवा सकती है, और सच अदर ऑर्डर एज इट मे डीम प्रोवाइडेड। ऑर्डर देने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी और आपकी सारी ऑब्लिगेशन देखी जाएंगी। अगर कोई लायबिलिटी है, उधार हो, तो पहले चुकाया जाएगा। और इसका एक फॉर्म है स्पाइस, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। अगर ये पेपर में लिखोगे ना, अगर लिखोगे ई छोटा लिखना, SPIC कैपिटल है, ई छोटा। यहां पर आपका कंपनीज एक्ट 2013 होता है समाप्त। को पढ़िए और प्यार से बोलिए जय श्री राम, जय माता दी।